Egg is equally affects the liver. Good evening. So we were studying about anatomy and physiology, and we shall continue that topic. So study the hormones. We studied about how our body is made up of, कि हमारा शरीर कैसे बना हुआ है। एक स्ट्रक्चर्ड बॉडी है, स्केलेटन है, स्केलेटन में मसल्स हैं, मसल्स के ऊपर स्किन है। जब हम स्केलेटन की बात करते हैं तो हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, ये हमको पता है। और उन 206 हड्डियां आपस में जगह जगह पे जॉइंट्स बनाती हैं। जॉइंट्स इसलिए ताकि मूवमेंट्स हो सके। अगर जॉइंट्स नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो शरीर ने अलग अलग लेवल पर अलग अलग जॉइंट्स दे के रखे हुए हैं, राइट। ये जॉइंट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसको जैसे फॉर एग्जांपल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जहां पर एक बॉल होती है और एक सॉकेट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा जो शोल्डर जॉइंट है और जो हमारा हिप जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। वैसे ही होता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट मतलब जैसे दरवाजे का कब्जा खुलता है तो एक ही दिशा में मूवमेंट होता है ना, बंद होता है खुलता है। जैसे हमारा एल्बो है, हमारा नी है, ये सब क्या है, हिंज जॉइंट है। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की विशेषता ये है कि वो बहुत सारे मूवमेंट्स कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम हाथ बाहर ले जा सकते हैं, अंदर ला सकते हैं, पीछे ले जा सकते हैं, आगे ला सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं। तो मल्टीपल एक्शंस आर पॉसिबल इन दिस जॉइंट। बट एल्बो जॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, पीछे ले जा सकते हैं क्या, सिर्फ मोड़ सकते हैं। दरवाजा है तो एक दिशा में आ सकता है, उसके अलावा दूसरी दिशा में वो नहीं जा सकता। नी को अपन क्या कर सकते हैं, पीछे मोड़ सकते हैं, आगे तो मोड़ नहीं सकते। हम तो आगे मोड़ेंगे तो हिप को मोड़ते हैं, वी फ्लेक्स द हिप देन ओनली द नी राइजेस, राइट। तो वैसे ही हमारे शरीर में अलग अलग जॉइंट्स बनाए गए हैं। फिंगर में जो जॉइंट्स हैं, एंकल में जो जॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर हाथ में तो 8-9 जॉइंट्स हैं, क्योंकि 8-9 बोन्स हैं जो मिलकर के काम करती हैं। पैरों में भी उतने ही बोन्स हैं। तो इतने सारे बोन्स को वो कंबाइन करती है ताकि वहां पर, तो ये समझ लीजिए जहां जहां मूवमेंट हो सकता है हमारी बॉडी में वो सारे जॉइंट्स हैं। गर्दन में मूवमेंट हो सकता है, स्पाइन में मूवमेंट हो सकता है, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, लेटरल बेंडिंग, सभी तरह के मूवमेंट्स हो सकते हैं। तो जहां जहां हम बेंड कर सकते हैं वो सारे हमारे बॉडी के जॉइंट्स हैं, ठीक है। जॉइंट्स को स्टेबल करने के लिए वहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं। जैसे जो मसल्स को सपोर्ट करते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, टेंडन्स होते हैं। जो मसल्स के मोटा हिस्सा होता है, मसल जिस हिस्से से बोन में अटैच होता है उसको टेंडन बोलते हैं, वो थोड़ा सा मोटा हिस्सा होता है। और मसल्स जो है वो एक पर्टिकुलर शेप में होता है। मसल्स का काम क्या होता है, मसल्स का काम है इलास्टिसिटी, कंट्रैक्टिलिटी, क्योंकि वो जरूरत के हिसाब से कंट्रैक्ट होता है और जरूरत के हिसाब से रिलैक्स होता है। एक मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो सकता। एकदम रिलैक्स हो जाएगा तो जैसे पैरालिसिस वगैरह में होता है, ढीला पड़ जाता है, कोई कंट्रोल नहीं है हाथ पर। तो मसल्स कैन नॉट बी रिलैक्स्ड कंप्लीटली। वो हमेशा एक पर्टिकुलर टोन बना के रखेगा, उसको बोलते हैं टोनिसिटी। स्लीपिंग के टाइम में भी नहीं, कंप्लीट रिलैक्स हो ही गए नहीं। कंप्लीट रिलैक्स मसल्स हुआ मतलब वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। हाँ, शवासन में जैसे अपन कंप्लीटली ढीला छोड़ देते हैं, जहां हम कंट्रोल नहीं कर रहे होते। नींद में भी हम पता नहीं अपने आप को, अगर मान लीजिए आप सबके ऐसी जगह में लेटे हुए हैं जहाँ 4 लोग आना जाना कर रहे हैं,
तो क्या वहां पर आप रिलैक्स होकर सो पाएंगे? आपके दिमाग में चलेगा कि आई बीन ऑब्जर्व्ड। तो जो मसल्स हैं टिपिकली वो जीरो टोनिसिटी में आई, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है उसमें, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक पर्टिकुलर टोन हमेशा मेंटेन करती है। उस टोन को ज्यादा हो जाने से मसल स्टिफ हो जाती है, उस टोन से कम हो जाने से मसल्स, उस टोन को बराबर रखने से, मान लीजिए ग्रेड बनाया अपन ने कि 0 इज द स्टेट, ठीक है, 0 इज द रिलैक्स स्टेट एंड एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन कैन बी 5, 6, 10, जहां पर मसल्स सुपरली कॉन्ट्रैक्टेड है। तो सपोज हमने मसल्स को 0 स्टेट पे रखा हुआ है, 0 स्टेट पे मसल्स स्लाइटली काम कर रहे हैं, एकदम से वो ढीली नहीं है। एकदम ढीली कब हो जाएगी? जब उसका कंट्रोल पूरी तरह से 0 हो जाएगा, हट जाएगा। आपने किसी ऐसे पैरालिसिस व्यक्ति को देखा है जिसका हाथ ऐसा रहता है, कोई मूवमेंट नहीं होता? ये 0 टोन वाली मसल्स हैं, इनमें कोई कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं है। इनको कॉन्ट्रैक्शन एक्सटर्नली कराया जाता है, उनको मशीन्स लगा के कॉन्ट्रैक्शंस कराए जाते हैं ताकि उनमें कॉन्ट्रैक्शंस हो सकें। तो बोन्स को, स्ट्रक्चर को में अलग अलग जगह पे जॉइंट्स, इन जॉइंट्स का पर्पस है मूवमेंट, मोबिलिटी, और इन मोबिलिटी को हेल्प करता है लिगामेंट्स और मसल्स। तो जगह जगह पे पूरी मसल्स अटैच है। टेंडन मसल का मोटा हिस्सा होता है जो जाके जॉइंट में अटैच हो जाता है, क्योंकि ऐसा हिस्सा चाहिए जो एक लेवल तक स्ट्रेचेबल हो सकता है। सडनली ज्यादा आपने ओवर स्ट्रेच कर दिया तो ये टेंडन टियर हो जाते हैं, वो जॉइंट स्पेस को छोड़ देंगे, तो मसल पे कंट्रोल, जॉइंट का कंट्रोल हट जाएगा। जैसे कई लोगों के साथ होता है कि अगर उनका नी का लिगामेंट टूट गया, एसीएल टियर, आपने अगर इस वर्ड को सुना होगा, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टियर, तो उनका पैर, घुटना जो है, जैसे आपका पैर लॉक्ड लगता है ना, पकड़ में, कंट्रोल में लगता है, उनका पैर ऐसे झूल जाएगा, उनका कंट्रोल में नहीं लगेगा पैर। वो चलेंगे भी तो ऐसा लगेगा कि कोई स्ट्रेंथ नहीं है, घुटना अलग भाग रहा है, पैर अलग भाग रहा है, क्योंकि लिगामेंट जो उसको सपोर्ट करके पकड़ के रखता है वो छूट गया है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने 4 धागे से एक पेपर को बांध दिया, 1, 2, 3, 4, एक पेपर ऐसा हवा में है, ठीक है, झूला जैसा अपन वो करते हैं। तो 4 झूले में अपन क्या करते हैं, 4 से, तो ये स्टेबल कैसे है? क्योंकि वो चारों धागे इंटैक्ट है। अगर एक धागा टूट जाए तो, और 2 टूट जाए तो, अगर ऐसे ही अगर 2 लिगामेंट टूट जाए तो कैसे स्थिति होगी घुटने की? समझ में? झूला कैसे एक साइड, अगर एक हिस्सा टूट गया तो कैसे आप एक साइड गिरोगे? वैसे ही आपके लिगामेंट्स उसको एक सेंट्रलाइज पोजीशन में रखने में मदद करते हैं। जैसे ही एक गया, सामने वाला गया तो सामने झूल जाएगा, पीछे वाला गया तो पीछे झूल जाएगा, साइड से गया तो साइड झूल जाएगा। तो इन लिगामेंट्स के नाम क्या है? जो सामने की तरफ है उनको बोलते हैं, ये घुटने की बात कर रहा हूँ, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। जो पीछे है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। जो अंदर की तरफ है उसको बोलते हैं मीडियल क्रूशिएट लिगामेंट, और जो बाहर की तरफ है उसको बोलते हैं लेटरल क्रूशिएट लिगामेंट। तो ये चारों लिगामेंट क्या कर रहे हैं? ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कई महिलाओं में जो यूट्रस होता है, यूट्रस को 9 लिगामेंट सपोर्ट करके उसको अपनी जगह पे रखते हैं। पर जिन लोगों में कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है या चाइल्ड बर्थ के समय बहुत ज्यादा ओवर प्रेशर लगाया जाता है, तो कई लिगामेंट्स डैमेज हो जाते हैं। तो ऐसे में उनका यूट्रस प्रोलैप्स हो जाता है। प्रोलैप्स का मतलब ये होता है कि जो उनका यूट्रस है वो उनके योनि द्वार से बाहर आने लगता है। इसको बोलते हैं यूट्रस प्रोलैप्स। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि जो 9 लिगामेंट उसको पकड़ के रखे थे अपनी जगह पे, एक जगह बना के रखने के लिए, उसने उसको छोड़ दिया। तो छोड़ दिया तो क्या हो गया? वो नीचे चला गया। तो नीचे चला गया तो फिर उसको अंदर की तरफ पुश करना। ऐसी रेक्टम के साथ होता है। गुदाद्वार अगर वो बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन और लॉन्ग स्टैंडिंग है तो वो गुदाद्वार आपके बाहर आ जाएगा, फिर उसको उंगली से अंदर पंप करना पड़ेगा। तो फिर से वो प्लेस हो जाता है।
प्लेस तो हो जाएगा, बट फिर कभी भी जैसा प्रेशर लगा तो नीचे उतर जाएगा, क्योंकि उसको पकड़ के रखने के लिए कुछ है ही नहीं ना, यूट्रस को पकड़ के रखने के लिए कुछ है नहीं। तो ये लिगामेंट्स क्या कर रहे हैं, दे आर सपोर्टिंग द स्ट्रक्चर टू बी इन इंटैक्ट प्लेस। तो ये समझ में आ गया, बोन्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स एंड द स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल के अंदर में नर्व सप्लाई होती है, वो नर्व सप्लाई ब्रेन से आती है, और वहां पर नर्व सप्लाई करके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्रिएट होता है। पर वहां पर जो एक्शन है, आपको याद होगा मैं जब नर्वस सिस्टम पढ़ा रहा था तो बताया था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हैं, ठीक है ना, जहां पर सोमैटिक नर्वस सिस्टम है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। तो जो सोमैटिक है वो तो मसल्स को कंट्रोल कर ही रहा है, बट ये ऑटोनॉमिक भी इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। जैसे फाइट एंड फ्लाइट वाला रिएक्शन आएगा तो अपने आप आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी, आप कोशिश नहीं करोगे, पर आपकी मसल्स, बिकॉज आप स्ट्रेस में आ गए हो, सामने शेर को देख रहे हो या किसी को देख रहे हो, तो आपकी मांसपेशियां फड़कने लगेंगी, क्योंकि आपको दो ऑप्शन क्रिएट करना है, या तो उससे लड़ना है या तो वहां से भागना है। तो आप नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो अब आप मसल, अब आपकी बॉडी खुद कर रही है। बट ऐसे स्केलेटल मसल्स हमेशा हमारे कंट्रोल में है, पर जैसे ही स्ट्रेस की स्थिति आती है ये हमारे कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करने लगते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स। अब ये बोन्स का काम क्या है, रिब्स जो हैं, अगर आप देखो यहाँ पर छाती पर रिब्स होती हैं, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि उन्होंने उस जगह पर, मालूम है कि हार्ट और लंग्स बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, तो इसलिए उनको केज में डाल के रखा हुआ है, ताकि कोई भी इंजरी आए तो पहले बोनी हिस्सा उसको बेयर कर ले। बट पेट पर उन्होंने क्यों नहीं डाला, पेट पर भी तो केज डाल सकते थे, क्योंकि पेट के अंग भी तो उतने ही नाजुक होते हैं, तो पेट पर क्यों नहीं डाला उन्होंने, तो पेट पर उन्होंने डाला फैट। फैट का काम क्या है, अब किसी को पंच मार के देखना पेट पे, तो फट से पेट की फ्रंट लेयर फैट, तो फैट क्या है, हमारे बॉडी का प्रोटेक्टिव लेयर है, वो हीट इंसुलेशन के साथ साथ सडनली कोई गिर जाए, ऊपर से कुछ वो हो जाए, तो फैट शॉक अब्जॉर्प्शन का काम करता है, ताकि जो प्रेशर है वो सडनली पेट के अंगों की तरफ ना आ जाए, नहीं तो पेट के अंग फट जाएंगे। अब हमारे कॉलेज में जब हम लोग, जहाँ पढ़ाता था मैं, नगपुरा में जो महावीर कॉलेज है, नेचुरोपैथी का भी एनवाइस कॉलेज है, जहाँ मैं पढ़ाता था, तो वहाँ एक पियोन काम करता था। तो दोपहर में क्या पता उसको क्या, उसको चढ़ा, वो एक अर्ध बनी हुई दीवार में चढ़ा, इम्बैलेंस हुआ, गिरा, पेट के बल गिरा, पेट के बल गिरा, तुरंत उसको मोशन, कुछ नहीं हुआ, जैसे देखने में से कुछ भी नहीं लगा उसको, या एक दो घंटा ठीक रहा, फिर उसको बेहोश होने लगा, तो फिर उसको लेके गए, तो आधे घंटे में वो एक्सपायर हो गया। क्यों हो गया, मृत्यु के पहले एक बार मोशन जरूर होगा, जैसे हम ट्रैकिंग में मुर्गी उर्गी लेके जाते हैं ना, जैसे ही वो ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, एक एल्टीट्यूड तक तो वो मुर्गी सब सहन करेगी, और जैसे ही उसके बियॉन्ड वो ऑक्सीजन लेवल कम होने लगेगा, तो वो मुर्गी मोशन करेगी और मर जाएगी। तो मतलब शरीर जाने से पहले भी गंदगी से मुक्त होके जाता है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिना गंदगी से मुक्त हुए शरीर हटता नहीं है। इसलिए कई लोग मृत्यु के पहले खाना पीना छोड़ देते हैं या खा नहीं पाते क्योंकि शरीर गंदगी बना ही ना पाए, ताकि जाते वक्त शरीर पूरी तरह से साफ रहे। सोचो कितना ध्यान रखता है ईश्वर, मतलब जाते से पहले शरीर को वो क्लीन करता है। तो वो उसके अंदर के अंग फट गए थे, उसकी इंटेस्टाइन फट गई थी, क्योंकि वो एकदम दुबला पतला था, फैट कुछ था नहीं उसके पेट में। तो भगवान ने हर चीज, अगर पेट पे फैट डाल के रखा है तो आप उसको कम करने में लगे हुए हो। कम करने मतलब फैट की लेयर को हटाओगे तभी तो आपका वो जो मसल्स है, रेक्टस एब्डोमिनस में दिखाई देगा। 6 पैक और 8 पैक्स होती नहीं है, वो तो नेचुरली है आपके पास, हम सबके पास नेचुरली है। वो फैट का लेयर हटा देंगे तो दिख जाएगी, आपको बनाना नहीं पड़ता। अगर कोई सोचता है कि मुझे 6 पैक एब्स बनाने या 8 पैक्स पैक बनाने हैं, तो ये बनाने वाली कोई वस्तु ही नहीं है, वो तो पहले से ही है आपके अंदर, सिर्फ दिखाने के लिए आपको वहां से फैट हटाना पड़ेगा।
फैट हटा दोगे तो दिखने लगेगी। तो सर ये जो जम करके अपने आप को वो करते हैं तो वो वहां से फैट हटा देते हैं, ये नुकसान है ये। पर उसके बदले में वो कंपनसेट करने के लिए मसल्स को स्ट्रांग बना लेते हैं, मसल्स को कड़ा बना लेते हैं पेट की, कंपनसेट करते हैं ना। पर जब ये लोग सब पूरा एक्सरसाइज छोड़ देते हैं 50-55 के बाद, ऐसे फूल के गुब्बारा हो जाते हैं। राइट हो ना? दारा सिंह पहलवान, सारे पहलवानों का क्या होता है? बिकॉज ऑफ ओवर इनटेक ऑफ कॉर्टिजोल, स्टेरॉइड ले लेते हैं तो हार्ट को ज्यादा पंप करने की कोशिश करते हैं। स्टेरॉइड इज नथिंग बट विच स्टिमुलेट्स द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो वो हार्ट अनकंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, तो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो फट से ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है। जैसे मान लीजिए आप सडन दौड़ रहे हो, काफी तेजी से दौड़ रहे हो, कभी तो किसी पॉइंट पर रुकोगे, तो एकदम सडन रुकोगे आप, तब एकदम बॉडी गिव अप कर जाएगा। एक तो तरीका होगा कि धीरे 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 करके आपकी स्पीड स्लो होती जाएगी, और एक होगी कि एक आप दौड़ रहे हो, सडनली खाई आ गई सकती है, तब क्या करोगे? रुकेगा तो हार्ट ब्लॉक जाएगा, और गिरेगा तो मरेगा। इसलिए वहां पर ब्रेन डायलेमा में आ जाता है कि रुकूं कि जाऊं, क्योंकि कंट्रोल तो वही कर रहा है ना, सिचुएशन फिर सेंस करता है वो कि दोनों ही रिस्क है, कौन सा वाला लूं। ठीक है, तो ये हुआ जॉइंट्स और मसल्स के बारे में। मैंने आपको बताया कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उसके लिए कैल्शियम चाहिए उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कैल्शियम की कमी रहेगी तो मसल्स अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। इसलिए कि एज के बाद बॉडी में जहाँ कैल्शियम डिफिशिएंट होने लगता है, हम लोग एडवाइस करते हैं कि आफ्टर एज ऑफ 40-45 सबको कैल्शियम आइदर डाइटरी फॉर्म में या फिर एक्सटर्नल सप्लीमेंट फॉर्म में उनको लेने की जरूरत होती है। डाइटरी फॉर्म में सबसे ज्यादा कैल्शियम जो है वो पाए जाते हैं, बताइए किसमें पाए जाते हैं? मिल्क प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, और पीनट्स में पाए जाते हैं। रागी करके एक अनाज आता है, तो रागी में बहुत मात्रा में कैल्शियम होता है, और मंड्या मैसूर जैसी जगह पे ज़्यादा पाया जाता है। इसको वहाँ की भाषा में पुअर मेंस मिल्क भी कहा जाता है। तो रागी इज ऑल्सो कॉल्ड एज पुअर मेंस मिल्क, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम सब में रहता है। कंटेंट किस में ज़्यादा रहता है, और कैल्शियम की डिफिशियंसी को वो कम करने के लिए चूना जो रहता है ना, जो पान में यूज करते हैं, उसको उसकी एक चुटकी पानी में घोल करके पिला दिया जाता है, उससे भी आपकी कैल्शियम डिफिशियंसी दूर होती है। उसके लिए आपको घर में पान और चूना ला के रखना पड़ेगा। वो एफर्ट नहीं लगाया इसलिए तो इतना से गेहूं के दाने का वो लेकर के पानी में घोल करके, जितने लोग, वो भी कैल्शियम इंटेक हो जाएगा। रागी ले लीजिए, दूध लेके दही ले लीजिए, ऐसी चीजें आप ले सकते हैं। पता है जो लोग पान खाते हैं या गुटखा खाते हैं, तो जितना भी गुटखा बनता है ना, उसमें बारीक कांच डलते हैं। यस, हाँ, बिना कांच के गुटखा बन ही नहीं सकता। कैसे खाते हैं बता रहा हूँ ना आपको, सिस्टम बता रहा हूँ। कांच क्यों होता है? देखो, जो गुटखे में जो बारीक माइन्यूट को कांच डाला जाता है, तो वो म्यूकोसल मेम्ब्रेन को काटते हैं, तब वहां से रस जो उसमें होता है, बेसिकली उसमें जो निकोटिन मिला हुआ है, जो उसमें नशा है, वो तब एब्जॉर्ब होता है। तब एब्जॉर्ब होता है तो ब्रेन को किक मिलती है। कई लोग मुंह में ही रखते हैं ना, पेट में थोड़ी जाता है, तो वो कटेगा कैसे? तो इसलिए उनका जो पूरा अंदर का मिकोसा रहता है वो दरदरा रहता है, एकदम चिकना नहीं रहेगा। नॉर्मल व्यक्ति का एकदम प्लेन रहेगा, उनका हमेशा दरदरा रहेगा, प्लस उनको लॉस ऑफ टेस्ट होगा। खट्टा वट्टा चीजें से ज्यादा नहीं खा देंगे। हाँ, लॉस ऑफ टेस्ट इसलिए होता है क्योंकि वो कांच काट देता है, मुंह के हर हिस्से को काटता है,
तो काटने के कारण से वो चूना और जो उसमें निकोटीन है वो अब्जॉर्ब होता है। तो वो बॉडी के अंदर जाएगा तो फिर अंदर ऑर्गन्स को भी डैमेज करेगा। तो इसलिए तो वो लोग थूकते रहते हैं ना, थूकते क्यों है? और थोड़ा थोड़ा हिस्सा, थोड़ा तो अंदर जाता ही है और थोड़ा तो डैमेज, इसलिए उनकी आंतें जो है वो कटती रहती है, थोड़ा 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 करके डैमेज हो जाती है। इसलिए ऐसे लोगों को ना उनको इतनी बुरी आदत हो जाती है कि वो ना मिले तो वो बदहवास हो जाते हैं, क्योंकि कटने की आदत हो जाती है। तो वैसे ही जो लोग बीड़ी पत्ती को दबाते हैं, तंबाकू, जैसे नॉर्थ इंडियन का तो सबसे ज्यादा चलन ऐसा ऐसा करते और ऐसा कर। हाँ, तो ये क्यों करते हैं? इसमें भी पर्याप्त मात्रा में चूना होता है। तो जहां रखते हैं उस जगह को चूना काटता है पहले, और जब चूना काटेगा तो वहां से वो रस अब्जॉर्ब होगा। वो लोग बदल बदल के जगह को रखते हैं, कभी यहाँ रखेंगे, कभी यहाँ रखेंगे, कभी यहाँ रखेंगे। तो हर जगह का, अच्छा, ज्यादा रखने के कारण से वो हिस्सा कट जाता है। तो ज्यादा कट जाता है तो फिर उस हिस्से में रखने के बजाय इधर रखते हैं, फिर जब तक ये हील होता है, फिर ऐसा करके वो घुमाते रहते हैं। उनको भी मालूम नहीं कि उनके साथ हो क्या रहा है, बट उनको मजा आ रहा है तो बस वो ले प्रोसेस नहीं पता ना उनको, और इतना बड़ा प्रोसेस उनको ही नहीं पता है कि वो जितना वो खा रहे हैं वो स्टिमुलेशन, उसमें अगर बारीक कांच इन्वॉल्व है तो उनको ये चीज, अगर वो लोग इससे अवेयर होते हैं तो चांसेस है कि छोड़ दें। हाँ, चांसेस है, पर नशा इतना बुरा होता है ना कि हम उसके दुष्परिणाम को, सिगरेट के दुष्परिणाम परिणाम को कौन नहीं चाहता। जाने के बाद और जाने के बाद हाई पीते हैं। क्लास लोग भी सिगरेट और शराब ज्यादा लेते हैं। उनके उनके नशे और बड़े होते हैं, हाँ। वो उनके लिए छोटे नशे हो जाते हैं। अब शराब से नहीं होता, शराब तो उनका सोशल ड्रिंक है, पकड़ के ऐसे सामूहिक रूप से पीते हैं, वो ज्यादा नहीं पीते हैं लोग शराब। ये लोग शराब ज्यादा नहीं पीएंगे, पियेंगे ज्यादा से ज्यादा 120 ml, एक बल जैसे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में दे वॉन्ट ड्रिंक। तो ये लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर से दूसरा नशा करते हैं, वो दोनों नशा मिल करके बहुत सीवियर हो जाता है। जबकि वो सब जानते हैं, पढ़े लिखे हैं। मन को कैसे समझाएं, मन तो अशांत है ना। तो अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पे, हो गया बोन स्ट्रक्चर पे, मसल्स का, जॉइंट्स, जॉइंट्स की फंक्शनिंग, ठीक। अब मान लीजिए कि हमारा ये स्ट्रक्चर बढ़िया स्वस्थ बना, हड्डियां अच्छी हैं, मसल्स भी मजबूत हैं, और लिगामेंट्स और सब कुछ बड़ा स्ट्रांग है। वो कभी कैसे पॉसिबल होगा? जब शरीर का न्यूट्रिशन प्रॉपर होगा। तो शरीर अपनी हर बोन्स को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस दे देगा, जो उसको ठोस बनाती है। उसके अंदर का ठोसपन कहाँ से है? कैल्शियम और फास्फोरस से। और जब बुढ़ापा आते जाता है तो जो कैल्शियम और फास्फोरस बोन्स के अंदर से कम हो जाती है, तो उसका ठोसपन कमजोर, ठोसपन हट जाता है, तो वो पोरस हो जाती है, तो वो जल्दी से टूट सकते हैं। एक पोली लकड़ी को तोड़ना और एक ठोस लकड़ी को तोड़ना, किसमें आसान रहेगा? तो बुढ़ापे में यही कैल्शियम की कमी हमारे बोन्स को पोला कर देती है, अंदर से खोखला कर देती है, इसलिए वो गिरने से पट से टूट जाती है। पर यही चीज हम जब बाकी समय में रहते हैं तो हमारे मसल्स आधा शॉक अब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, दूसरा बोन्स मजबूत रहती है, तो गिरने से वो टूटती नहीं। ठीक है, मोबाइल को ऐसा फेंकेंगे नीचे तो टूट जाएगा, लोहे के टुकड़े को फेंकूंगा तो, अब मैं मोबाइल को जोर से पटकूंगा और लोहे के टुकड़े को जोर से पटकूंगा, किसमें ज्यादा डैमेज होगा? राइट। तो जो कमजोर होगी वो टूट जाएगी। इसलिए भगवान ने हर चीज में, हड्डियों में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस डाल के रखा हुआ है। पर आप ढंग से खाओगे नहीं, या आपका पाचन क्रिया अच्छा नहीं है, तो जो आप खा रहे हो वो शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में भी तो कैल्शियम नहीं पहुंचेगा। हो सकता है आप पर्याप्त मात्रा में खा रहे हो, पर शरीर उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है, तो वो कैसे पहुंचेगा शरीर के अंदर? ठीक है। अब जब हम बात करते हैं
जो सबसे जरूरी टॉपिक हम लोग समझ रहे हैं, कैसे शरीर का फीडबैक काम करता है, तो उसके लिए हम लोग हार्मोन्स को समझते हैं। नर्वस सिस्टम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। हार्मोनल सिस्टम में सबसे ऊपर में बैठा हुआ है, सबसे टॉप में बैठा हुआ है हाइपोथैलेमस, जो बनाता है रिलीजिंग हार्मोन्स। क्या बनाता है वो? रिलीजिंग हार्मोन्स। ये ऑर्डर जनरेट करवाता है, ये ऑर्डर लिखवाता है। इसके पास ऑर्डर कौन लिखवाएगा? जो इसका रिटेलर है, जो उसको बेचता है। ठीक, मान लो वो कोई प्रोडक्ट बेचता है, तो उसके पास प्रोडक्ट का स्टॉक कम हो गया, ध्यान से सुनो, उसके पास प्रोडक्ट का स्टॉक कम हो गया, तो वो मैसेज भेजेगा जो कि स्टॉक कम हो गया करके। तो ये व्यक्ति पता चलेगा कि स्टॉक कम हो गया है, तो वो प्रोडक्शन के लिए डालेगा। प्रोडक्शन के लिए वो अपने अंदर काम कर रहे जो व्यक्ति है उनको डेप्यूट करेगा कि वो जाओ इस प्रोसेस को कंप्लीट करो। तो वो रिलीजिंग हार्मोन आएगा, वो जाकर के फैक्ट्री वाले को सूचना देने के लिए, ये खबर किसके पास आई? ये खबर आई सुपरवाइजर के पास, जो उस चीज को सुपरवाइज कर रहा है। प्रोडक्शन जो देखता है उसके कंट्रोल में है सारा प्रोडक्शन कि कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा। तो जिस व्यक्ति ने नोट करना था ऑर्डर, उसने नोट कर लिया, नोट करने के बाद उसने दे दिया सुपरवाइजर। अब सुपरवाइजर ने मैसेज भेज दिया अपने कर्मचारियों को, इसका प्रोडक्शन चालू करो। तो जो अब कर्मचारी है वो प्रोडक्शन को बना लेंगे, और जब प्रोडक्शन रेडी हो जाएगा और उन तक वो स्टॉक पहुंच जाएगा, तो फिर वहां से वो मैसेज चला जाएगा टॉप मोस्ट पे बैठे हुए जो कि ऑर्डर लिखता है कि हमारा स्टॉक अब फुल है, अब हमें स्टॉक की जरूरत नहीं है। तो स्टॉक की जरूरत नहीं है तो फिर वो रिलीजिंग हार्मोन ऑर्डर नेक्स्ट नहीं देगा। ऑर्डर नेक्स्ट देगा नहीं, तो जो सुपरवाइजर है बोलेगा अब तो कुछ प्रोडक्शन का ऑर्डर आया नहीं है, तो बैठो शांत चुपचाप, कुछ नहीं करना है अपने को। तो ये शांत बैठा हुआ है, तो नीचे जो कर्मचारी है वो भी शांत बैठे हुए, कोई काम ही नहीं, मस्त आराम है अभी, क्योंकि अपना प्रोडक्शन पूरा हो गया। तो ये है, क्या है? फीडबैक मैकेनिज्म। कैसा फीडबैक? स्टॉक कम हो गया तो मैसेज जाएगा, तो उसके आधार पर पूरा प्रोसेस होगा। स्टॉक फुल हो जाएगा तो फिर मैसेज जाएगा, अब प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो रिलीजिंग का काम करते हैं? तो हाइपोथैलेमस ये रिलीजिंग हार्मोन्स बनाता है। फॉर एग्जांपल कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, CRH। ठीक है, ये जो CRH है ये आएगा आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और वहां से रिलीज होगा हार्मोन एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन या कॉर्टिकोट्रोपिन। ऊपर से क्या निकला? कॉर्टिकोट्रोपिन RH रिलीजिंग हार्मोन। तो ये कहां पर आएगा? ये मैसेज देने के लिए आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड में, वहां से निकलेगा कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ये कॉर्टिकोट्रोपिन जाएगा एड्रिनल ग्लैंड के पास जो किडनी के ऊपर में है, वहां पर जाकर के उनको बोलेगा प्रोडक्शन चालू करो, शरीर में कॉर्टिजोल की कमी है। तब एड्रिनल कॉर्टेक्स कॉर्टिजोल नामक हार्मोन बनाएगा। पर ये मैसेज कहां से आया था? एड्रिनल कॉर्टेक्स से आया था। क्या आया था? हार्मोन कम हो गया है मेरा, जरूरी संसाधन भेजो, तब तो मैं हार्मोन बनाऊंगा, अपनी मर्जी से नहीं बना सकता। तो ये हार्मोन कम हुआ तो इसने मैसेज भेजा हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन निकला, हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड में ACTH कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन निकला, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से वो आकर के एड्रिनल ग्लैंड में उसको बोला कि जाओ पढ़ा, तो अब उसने फिर पर्याप्त हार्मोन बनाया। तो क्या हो रहा है? एक प्रोसेस फॉलो हो रहा है ना। और ये प्रोसेस कब हैम्पर हो सकता है? जब नर्वस सिस्टम ठीक से काम ना करे।
नर्वस सिस्टम कब ठीक से काम नहीं करेगा? जब स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस रहेगा तो कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। जब कम्युनिकेशन वीक हो जाएगा तो इनको समझ में नहीं आएगा कि हार्मोन बनाना है कि नहीं बनाना है। इसको हम दूसरे उदाहरण से समझते हैं। हाइपोथैलेमस से निकला थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये आया पिट्यूटरी ग्लैंड पर, इसने वहां से निकाला TSH। TSH का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाएगा और T3 थायराइड ग्लैंड को बोलेगा बनाओ हार्मोन, तो वो बनाएगा T3 T4। तो जब T3 T4 पर्याप्त हो जाएगा तो फिर मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस के पास कि पर्याप्त है, रिलीजिंग हार्मोन मत बनाओ। तो रिलीजिंग हार्मोन नहीं बनेगा तो स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं निकलेगा, स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं निकलेगा तो हार्मोन नहीं बनेगा। दोनों बिना परमिशन के कोई काम नहीं कर सकता। बट मान लीजिए इनके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो खराब हो जाए तो मैसेज नहीं पहुंचेगा, तो उल्टा सीधा काम करेंगे। ये ज्यादा हार्मोन बनाने लगेगा, उधर TSH बढ़ जाएगा, अब वो अपने मन से कुछ भी करने लगेंगे। तो जब शरीर अपने मन से कुछ करने लगे उसी को बीमारी बोलते हैं। जैसे हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म मतलब क्या रोग है? हाइपोथायराइडिज्म वो रोग है जहां पर शरीर में थायराइड प्रॉपर हार्मोन्स नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे? TSH तो नॉर्मल है या ज्यादा है? TSH ज्यादा है फिर भी थायराइड ग्लैंड हार्मोन नहीं बना, तो फिर क्या होगा? वहां पर हार्मोन की कमी होगी। तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेगा TSH ज्यादा है, TSH ज्यादा है, तो आप काम करो, दवाई खाओ। दवाई क्या देगा आपको? एल्ट्रोक्सिन, थायरोक्सिन। ये क्या है? ये हार्मोन्स है। क्या है? हार्मोन्स है। T3 T4 का मेडिसिनल रूप है। तो ये अगर शरीर में ट्रेवल करने लगेंगी तो क्या हो गया? हमने थायराइड को कहाँ से दे दिया मेडिसिन? बाहर से दे दिया। तो बाहर से जब दे देंगे तो ये मैसेज आएगा TRH को, और TRH मैसेज भेजेगा TSH को कि अब मत बनाओ TSH। तब TSH उनका नॉर्मल होगा। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि सारे थायराइड पेशेंट्स का TSH चेक होता है ना? तो TSH अगर हाई है तो वो मेडिसिन की डोसेज को बढ़ा देते हैं, और TSH अगर कम है तो मेडिसिन की डोज को रिड्यूस कर देते हैं। राइट ना? थायरॉक्सिन खाते हैं वो लोग, थायरॉक्सिन ही खाते हैं हमेशा। हाँ, क्योंकि तो जितने भी देखी मैंने अब तक के थायराइड है फैमिली मेंबर्स सबको वो थायरॉक्सिन खाते हैं वो लोग, देखा है। हाँ, तो वही एल्ट्रोक्सिन थायरोक्सिन यही खाएंगे। दवाई के अलग अलग ब्रांड्स हो सकते हैं। तो चूंकि अब आपका शरीर बाहर से चीजें प्राप्त कर रहा है तो वो खुद बनाने की आदत छोड़ देता है। आप घर में नौकर रख लोगे तो क्या होगा? आपके काम करने की आदत छूट जाएगी। तो वैसे ही अब बॉडी बनाना छोड़ देता है, और जब भी आपका हार्मोन कम होता है तो TSH बढ़ जाता है, और चूंकि आप आपका बॉडी बनाने वाला नहीं तो TSH हाई होता रहेगा हमेशा, इसलिए आपको बार बार मेडिसिन खानी पड़ेगी। अब वो एक साइकिल बनता है। पर योगा करने से हम अपना मन शांत करके TSH लेवल्स को अंदर नॉर्मल ला पाते हैं, और हम अपने थायराइड की प्रॉब्लम को भी सेटल डाउन कर सकते हैं। तो ये क्या काम कर रहा है? फीडबैक मैकेनिज्म पे काम कर रहा है। तो वैसे ही आपका हाइपोथैलेमस बनाता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, आपका बनाता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन खुद से नहीं बन सकता, जब तक ये रिलीजिंग हार्मोन नहीं आएगा ग्रोथ हार्मोन बन नहीं सकता। फिर आता है सोमैटोस्टैटिन। जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं तो ये बनाता है ACTH कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल मतलब कहाँ पर होता है? ये होता है ओवरी में। ओवरी में जो फॉलिकल्स बनते हैं तो ये उन फॉलिकल्स को बनाने में मदद करता है। वो ओवा को बनाने में, फॉलिकल के अंदर में तो ओवा आता है, तो वो फॉलिकल को बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का क्या काम है? वो हमारे शरीर में हीलिंग और रिपेयर का मैकेनिज्म देखता है। वो चेक करता है कि जहां पर टूट फूट है, जहां पर भी रिपेयर की जरूरत है, उस जगह पर वो रिपेयरिंग प्रोसेस करता है।
फिर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो ये भी हमारे फीमेल्स में काम करता है उस कॉर्पस लूटियम पर, और पर्टिकुलरली जो मेंसेस का प्रोसेस है उसको वो रेगुलेट करता है। इसके अलावा आता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन वो हार्मोन है जो मिल्क प्रोडक्शन, चाइल्ड बर्थ के बाद मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। TSH, ये होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड को स्टिमुलेट करता है ताकि T3 और T4 हार्मोन बन सके। इसके अलावा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं, एक है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन चाइल्ड बर्थ के समय काम आता है, और वैसे भी नॉर्मली जैसे आप किसी से हाथ मिलाएंगे या किसी से गले मिलेंगे तो ये ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन नेचुरली रिलीज होता है। नेक्स्ट है एंटी डायरेटिक हार्मोन। डाययूरेसिस का मतलब क्या होता है? ज्यादा मात्रा में शरीर से पानी का निकल जाना। तो हमारे शरीर से ज्यादा मात्रा में पानी ना निकल पाए, इसके लिए एक हार्मोन होता है जो ये चेक कर रहा होता है कि ये जो ब्लड का वॉल्यूम 5-6 लीटर है, इसको तो बनाए रखना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो जाए कि शरीर ज्यादा मात्रा में यूरिन निकाल दे, तो मेरा पानी क्या हो जाएगा, फट से ड्रॉप हो जाएगा। तो शरीर इस बात का भी ध्यान रख रहा है कि आप ज्यादा पानी ना निकाल दो। ज्यादा पानी निकाल दोगे तो वो क्या करेगा, वाटर आउटपुट को रोक देगा। अब आप पानी कम पीते हो, पानी कम पीते हो तो वो यूरिन जो 1.5 लीटर बनना चाहिए वो उसको नहीं बनाएगा, वो ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करेगा और यूरिन के आउटपुट को कम कर देगा। तो एडीएच क्या करने वाला है, वो यूरिन को कम कर देगा बट ब्लड वॉल्यूम को कम नहीं। नहीं तो क्या होने वाला है, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो तुरंत आपको हाइपोटेंशन हो जाएगा। हाइपोटेंशन मतलब रिड्यूस ब्लड प्रेशर। जब प्रेशर ही नहीं होगा तो कोई चीज पहुंचेगी नहीं। अरे हमने किसी चीज को ऐसे करके फेंका, पूरी ताकत से फेंका तब तो उधर जाएगी। अब हमने ऐसे करके फेंका, कैरम खेल रहे हो आप, कैरम में ऐसे करके कर दिया तो कहाँ तक जाएगा स्ट्राइकर, उधर से। और उसको एक प्रॉपर प्रेशर से, ना ज्यादा ना कम, प्रॉपर प्रेशर से आप खेलोगे तो क्या होगा, वो गोटी को स्ट्राइक करेगा, गोटी आपकी अंदर चली जाएगी। तो वैसे ही प्रेशर है, आपके बॉडी में ब्लड वॉल्यूम जैसे ही कम हुआ प्रेशर हो जाएगा डाउन, तो वो पंप नहीं कर पाएगा, इधर से उधर ठीक से जा नहीं पाएगा, और इधर से उधर जा नहीं पाएगा तो उस हिस्से को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा नहीं। तो इसलिए वो ब्लड सर्कुलेशन को पूरा मेंटेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये तो हुए निकलने वाले हार्मोन्स जो कि आपके मस्तिष्क से निकलते हैं। फिर थायराइड की बात की, T3 T4 जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। थाइमस ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स है वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। इसके अलावा जो आपका किडनी के ऊपर ग्लैंड्स है, एड्रिनल ग्लैंड्स, वहाँ से टेस्टोस्टेरॉन, कॉर्टिजोल और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बनते हैं, एल्डोस्टेरॉन जिसको बोलते हैं। और एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला हिस्से से बनते हैं एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, जो उनके लिए काम करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए एड्रेनलिन काम करता है, वो उसका नौकर है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए नॉर एड्रेनलिन काम करता है, वो उसकी बात सुनता है। ये बताइए, जैसे आपके घर के बाहर आपने एक स्टाफ रखा हुआ है और बाजू वाले घर के बाहर भी एक स्टाफ है, तो आपका स्टाफ आपकी बात आप ज्यादा सुनेगा कि दूसरे का स्टाफ सुनेगा? अब आपका आप दूसरे के स्टाफ को ज्यादा इंस्ट्रक्शन दोगे तो नहीं सुनेगा, मैंने आप तो मेरे को पैसा देते नहीं हो तो क्यों मैं सुनूंगा आपकी। तो वैसे ही एड्रेनलिन सुनता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, और नॉर एड्रेनलिन पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, इसके अलावा हमने आपको बताया कि पैनक्रियास से इंसुलिन और ग्लूकान बनते हैं। इंसुलिन जो है वो हार्मोन को, ग्लूकोज शुगर को कम करता है, और ग्लूकोगॉन ग्लूकोज शुगर को, ग्लूकोज शुगर जो ब्लड ग्लूकोज है, ब्लड शुगर है, उसको बढ़ाता है। ठीक है, इसके अलावा हम ओवरी और टेस्टिस की बात करते हैं, तो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन बनता है, ओवरी से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनता है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरॉन जो है वो एड्रिनल ग्लैंड से भी कुछ मात्रा में बनता है, मतलब मेजरली तो टेस्टिस से बनता है बट दूसरी जगह से भी बनता है, एड्रिनल ग्लैंड से भी बनता है। इसलिए मेल्स में भी कभी कई बार अगर फीमेल हार्मोन्स हैवी हो सकते हैं और फीमेल्स में मेल हार्मोन्स हैवी हो सकते हैं। जब मेल्स में फीमेल हार्मोन एक्टिव हो जाएंगे तो पूरा फीमेल कैरेक्टरिस्टिक में आ जाएगा,
दिखेगा मेल पर उसकी हर चीज फेमिनाइन होगी। और वैसे ही अगर किसी फीमेल में मेल हार्मोन्स हैवी हो जाएं तो दिखेगी फीमेल बट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मोर ऑफ मेल। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझा। मुंह में खाना आता है, वहाँ 30% डाइजेस्ट होता है, फिर वो स्टमक में जाता है, स्टमक में 3 घंटे रहता है। 3 घंटे बाद जब उसका पूरा प्रोसेसिंग हो जाता है तब वो ड्यूडेनम साइड का रास्ता खुलता है, वहाँ पर भोजन आता है, वहाँ पर फर्दर उसका डाइजेशन होता है। उसके बाद वो आगे जाता है और उसके अंदर से डाइजेशन होने के बाद जो निकली हुई न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और छोटी आंत में गॉल ब्लैडर, लीवर से होता हुआ एक डक्ट आता है जो बाइल छोड़ता है, और पैनक्रियास से होता हुआ एक डक्ट आता है, एक लाइन आती है जो वहां पर पैनक्रियाटिक जूस लाती है ताकि वहां पर भोजन का डाइजेशन हो सके। डाइजेस्ट होने के बाद जब वो आगे जाता है तो वहाँ छोटी छोटी विलाइज होती हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो खाने को वहां से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद वो फर्दर आगे जाता है, बड़ी आंत में जो पानी है और बचा हुआ जो पोर्शन है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो कचरा है वो नीचे जाएगा जो सड़ करके बाद में बॉडी से निकल जाएगा। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस है। हार्ट के बारे में बताया आपको कि हार्ट कैसे काम करेगा। तो जितना भी शरीर का अशुद्ध रक्त है वो हार्ट के पहले चैम्बर पे पहुंचेगा, वेने कावा से पहले से दूसरे चैम्बर में जाएगा, दूसरे चैम्बर से वो ब्लड जाएगा राइट और लेफ्ट लंग्स में, लंग्स में वो प्यूरिफाई होगा और प्यूरिफाई होकर के वो आ जाएगा हार्ट के तीसरे चैम्बर में, तीसरे चैम्बर से वो जाएगा चौथे चैम्बर में, और चौथे चैम्बर से फिर पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब जो भी आपका ब्लड सर्कुलेशन में आ रहा है वो हर थोड़ी में किडनी में जा रहा है। तो किडनी में जाकर के कैसे काम हो रहा है उसके लिए मैंने आप लोगों को एक इमेज शेयर की थी। मैंने बताया था आपको कि कैसे काम करता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। एक सेकंड, देखिए मैंने आपको बताया था कि ये आर्टरी है, रीनल आर्टरी। ठीक है, तो ये आ रही है और ये आपको मैंने वो बताया था स्ट्रक्चर जो ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से पूरी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, फिल्ट्रेशन होकर के ये चीज आगे बढ़ती है, और यहाँ पर ये जो चीज यहाँ पर एब्जॉर्ब फिल्टर हुई है इसमें से जो जरूरी है वापस आ जाता है, जो भी जरूरी है वो वापस आ जाएगा, और जो और गैर जरूरी है फिर वापस चला जाएगा कचरा, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो वेन्स का हिस्सा है, तो यहाँ पर आर्टरीज का हिस्सा है, यहाँ पर वेन्स का हिस्सा है, तो दोनों तरफ से वो पूरा कचरा बाहर निकाल देगी। इस लेवल पे भी कचरा निकालेगी। अब मान लीजिए सपोज ये जब छना तो कुछ प्रोटीन छन गया या ग्लूकोज छन गया, तब उस गलती से तो वो उसको क्या करेगी, वापस अंदर डाल देगी ताकि वो शरीर से बाहर ना निकल पाए। बाकी जो वेस्ट रहेगा वो उसको नीचे जाने देगी। अब जो छन के वापस आया है उसमें गलती से भी अगर कोई कचरा रह गया, गलती से भी कोई कचरा रह गया है तो फिर उसको बाहर भेजेगी वहां से। मतलब वो वेन लेवल पे भी काम कर रही है और आर्टरी लेवल पे भी क्लीनिंग कर रही है, फिर वो कचरा जो है यूरिन बन के बाहर निकलेगा, और जो बचा हुआ ब्लड सर्कुलेशन है वो वापस हमारे रीनल वेन के थ्रू पूरा फिर से ब्लड सर्कुलेशन में आ जाए। तो जब वेन में एंटर करेगा तो प्यूरिफाइड ब्लड ही एंटर करेगा, और हमारे शरीर के ब्लड वॉल्यूम का 20% किडनी में हर 1 मिनट में आ जाता है। अब मेरा मान लीजिए ब्लड वॉल्यूम 5 लीटर है, तो किडनी में कितना आएगा, एक मिनट में कितना लीटर किडनी में छलने के लिए आएगा? 20%। कितना होगा 20%? 1 लीटर। तो 1 लीटर छलने के लिए आ जाएगा। हर 1 मिनट में कितना छल रहा है? 1 लीटर। पर सपोज किसी ने ज्यादा पानी पी करके 10 लीटर 8-9 लीटर पानी पी लिया और उसके किडनी का उसका ब्लड का वॉल्यूम हो गया 10 लीटर, तो 1 मिनट में कितना? 2 लीटर। तो वर्कलोड बढ़ा कि घट गया? बढ़ा। तो इससे उसकी एफिशिएंसी धीरे धीरे नॉर्मल 5 लीटर की उसको बोला गया कि इतना वर्कलोड में सहन कर सकता हूँ, ओवर वर्कलोड दे दोगे तो धीरे धीरे इससे ज्यादा पानी पीना भी शरीर के लिए नुकसान है। ठीक है, तो ये जो लोगों को डायलिसिस होता है तो फिर वही किडनी काम करना बंद कर देती है। डायलिसिस में क्या हो रहा है, किडनी काम नहीं कर रही है, तो इस पूरे खून को एक मशीन में डाला जाता है,
वो किडनी है समझ लो। डायलिसिस इज नथिंग बट एक्सटर्नल किडनी। तो पूरा जो ब्लड है वो बाहर आएगा, उस मशीन में फिल्टर होगा और फिल्टर होके वापस शरीर के अंदर डाल दिया जाएगा। पर जो काम क्लीनिंग का किडनी करती थी वो हम बाहर एक मशीन में करवा रहे हैं, उसी को डायलिसिस बोलते हैं। पर उसमें क्या होगा, उस मशीन में कोई चीज जाने से वहां पर कोशिकाएं टूटेंगी और कोशिकाएं टूटने से हमारा जो खून है वो कम होता जाए। मान लीजिए हर हफ्ते 3 दिन डायलिसिस हो रही है तो क्या होगा उस स्थिति का, बहुत सारे सेल्स टूट जाएंगे। प्लस किडनी जब काम नहीं करती तो आपकी जो रक्त कोशिका बनाने वाले हार्मोन्स हैं वो भी नहीं बनते, एरिथ्रोपॉइटिन। तो ये रीनल सिस्टम की वर्किंग हुई। स्प्लीन का मैंने बताया था कि जो सेल्स डेड हो जाते हैं वो स्प्लीन में जाकर के नष्ट हो जाते हैं। तो स्प्लीन बेसिकली सेल्स को नष्ट करके जो जरूरी चीज है वो वहां से बाहर निकाल करके वापस बॉडी में भेज देता है। जो सेल्स पूरे नष्ट करने लायक है वो वहां नष्ट करके उसको जीरो कर देता है। स्किन के बारे में बताया, लिवर का काम है बाइल जूस बनाना, मेटाबॉलिज्म्स करना, फैक्ट्री है तो सारा ये निर्माण और ध्वंस विध्वंस की प्रक्रिया आपके लिवर में हो रही है। तो इस तरह से शरीर पूरा मिलजुल करके काम कर रहा है। अगर शरीर का कोई भी एक हिस्सा प्रभावित हो जाए तो क्या बाकी हिस्से को प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो जब हम रोग का इलाज करते हैं तो सिर्फ हम एक हिस्से पे ही करें, जो प्रॉब्लम है बस उसी का इलाज करें, या पूरी बॉडी का ही करें? क्योंकि एक हिस्से के कारण से पूरा हिस्सा डिस्टर्ब हो जाए। अगर घर में पानी नहीं होगा तो कौन कौन से काम घर के प्रभावित हो जाएंगे? तो कपड़े गंदे हैं तो लॉन्ड्री में भेज दोगे, खाना नहीं बना है तो बाहर से मंगवा लोगे, होटल से मंगवा लोगे, नहाए नहीं हो तो परफ्यूम स्प्रे कर लोगे। अब कैसे नहाओगे, पानी नहीं है। ठीक, पीने के लिए पानी नहीं है तो कोल्ड ड्रिंक ले आओगे, या बाहर से पानी खरीद के ले आओगे, चाय पी लोगे, दूध में बन जाएगी चाय। अब दूध में थोड़ी पानी मिलाओगे ज्यादा। हाँ वो तो मिला हुआ आ रहा है। तो अब पानी नहीं है घर पे तो आप घर में पानी की व्यवस्था करने की बजाय ये सारी चीजें कर रहे हो। क्या क्या? लॉन्ड्री में कपड़े भेज देते हो, खाना बाहर से मंगवा लेते हो, चाय पी, दूध की चाय पी लेते हो पानी पीने की बजाय। पानी नहीं है तो दूध तो आ ही रहा है तो दूध की चाय पी लेते हो। तो ये सही है कि घर में पानी की व्यवस्था करें, वो सही है। तो घर में पानी की व्यवस्था करें मतलब पूरे सिस्टम को ठीक करें, यही नेचुरोपैथी है। और लॉन्ड्री में कपड़े भेजना, परफ्यूम लगाना, चाय पीना, ये सब दवाई बेस्ड चिकित्सा है। कैसी चिकित्सा है? आप प्रॉब्लम देख रहे हो तो बस प्रॉब्लम का निराकरण कर रहे हो। आपकी नजर में खाना नहीं है तो वो प्रॉब्लम है, तो आपने उस खाने का निराकरण करने के लिए आपने बाहर से खाना मंगवा लिया। खाना क्यों नहीं बनाया उससे क्या फर्क पड़ता है? खाना मेरी मदर की दोनों नीज पे प्रॉब्लम है तो उनका नी पे फोकस नहीं करते, पूरे बॉडी पे करना पड़ेगा। एग्जैक्टली प्रॉब्लम नी पे इसलिए आई होगी क्योंकि बॉडी में बहुत सारे लेवल पे प्रॉब्लम्स हुई होंगी। मान लीजिए सपोज एक एज के साथ उनका पोस्चर, स्टैंडिंग, उसके कारण से वेट उनका कितना है, तो फिर ये सारी चीजें उनके जोड़ पर, घुटनों के जोड़ों पर प्रेशर डालेगी। जैसे ज्यादा फोकस अभी क्या कर रहे हैं कि उनके नीज पे, उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज, ये सारी चीजें बस नी पे ही ध्यान दे रहे हैं। तो वैसा ना करते हुए पूरे बॉडी को जनरलाइज ट्रीटमेंट होना चाहिए, एक पूरे बॉडी का होना चाहिए, दूसरा लोकल ट्रीटमेंट होना चाहिए। हर ट्रीटमेंट के दो पहलू होते हैं, जनरल ट्रीटमेंट और लोकल ट्रीटमेंट। लोकल ट्रीटमेंट में ये फोकस किया जाता है कि उस पर्टिकुलर हिस्से को हील किया जाए, और जनरल ट्रीटमेंट में पूरे बॉडी को ठीक किया जाता है। नेचुरोपैथी इसी तरीके से काम करता है, एक तरफ पूरे शरीर को ठीक कर रहा होता है और एक तरफ लोकली ठीक कर रहा होता है।
तो सर जैसे ये मिट्टी पट्टी वगैरह ये सारी चीजों से भी नी को उनकी हील किया जा सकता है जो पेन है। यस, किया जा सकता है। अगर उनकी पाचन क्रिया को ठीक रखेंगे, हम्म, उनकी बॉडी को हल्का करेंगे, उनके एक्सर्शन है तो उनके बॉडी के तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में हेल्प करेंगे, सब चीजें हेल्प होने वाली हैं। हाँ जैसे अभी तक तो वो ठीक चल रहे थे, अभी कुछ टाइम से हो गया कि एक ही पैर पे ज्यादा लोड आ जाता है उनको, दूसरे पैर पे बोलते फील ही नहीं होता, मतलब अच्छे से फील नहीं हो रहा है। किस पैर पे दर्द ज्यादा है उनके लेफ्ट साइड पे ज्यादा और है। लोड किस पे ज्यादा डाल रहे हैं? अभी तो ज्यादा उसी पे ही जा रहे हैं लोग, लेफ्ट साइड लेफ्ट पे ज्यादा लोड डाल रहे हैं, तो ज्यादा पहले राइट में पेन था उनको, हाँ पहले उनका पेन स्टार्ट हुआ था राइट से, फिर वो चला गया लेफ्ट पे। अब क्यों आया बताओ मुझे। जब राइट पे पेन हुआ तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे बॉडी वेट कहाँ डालना शुरू कर दिया, लेफ्ट पे। तो अब क्या हैम्पर हुआ, लेफ्ट पे ज्यादा लोड पड़ गया, राइट पे वो लोड हटाती चली गई और लेफ्ट पे लोड बढ़ाती चली गई, तो धीरे धीरे लेफ्ट ज्यादा डैमेज हुआ, राइट जैसा था वैसे ही रह गया। अब लेफ्ट ज्यादा तकलीफ आ रहा है, राइट तो जैसा था वैसे ही यही होता है। यही होता है, यही कहानी है घुटने की। अभी घुटना बदलने के बाद भी आदमी बहुत तकलीफ और में है, खुश नहीं है। उसका वजन भी ऐसा, लेकिन शरीर का वजन उतना ही है, तो मतलब नहीं है। है। मैं वही, इसलिए मेरे इस उदाहरण को याद रखिएगा कि घर में पानी नहीं है तो क्या करोगे। आप घुटना बदल भी लिए तो फिर से वही है, बाहर से खाना आ रहा है, घर में खाना पानी नहीं है इसलिए खाना बनेगा नहीं। फिर से वो बता रहे थे कि जॉइंट्स को होल्ड करके रखना, तो जैसे अभी बोल रहे हैं डॉक्टर कि वो बीच का जो ऑयलिंग रहता है वो सारी चीजें पूरी हो गई, खत्म हो गई, इस टाइप का बोल रहे हैं, तो इसलिए घिस रही है वो। तो ये वापस जो पूरे मसल्स रहते हैं जो थोड़ा लूज कर दिए उसको वापस होल्ड करना, अगर ट्रीटमेंट ये स्ट्रेंथन करोगे तो वो होल्ड कर लेंगे, ऊपर से वेट कम डालोगे तो रिलीज हो जाएगा प्रेशर। वापस होल्ड एक काम करें ना, सुरुचि जी उनके सिर पे हाथ रखे, दबाइए जोर से, दबाइए जो पूरी ताकत से दबाइए। कैसा लग रहा है आपको? और ये प्रेशर हटा दीजिए, अब कैसा लग रहा है? रिलैक्स। तो वही, अगर आपके घुटने पर ऊपर से प्रेशर ज्यादा आ रहा है तो कैसा लगेगा? हाँ, तो बस वही फील हो रहा है उनको। अभी क्या किया उन्होंने, प्रेशर को हटा दिया। हटा दिया। प्रेशर हटा दिया तो जब तक प्रेशर लगा था तो कैसा लग रहा है? तकलीफ होगी ना, बेंड हो जाएगा वो नहीं, क्योंकि उम्र के साथ वैसी मसल्स भी वीक हो गई हैं और बोन्स भी पोले हो गए हैं, तो ठोस चीज मुड़ती नहीं है पर पोली चीज, तो इसलिए आप देखेंगे उनका नी ऐसा सा बेंड हो जाएगा, ऐसा एक तरफ बाहर की तरफ खुल जाएगा, वो एक्सरे देखने से समझ में आ जाएगा। सर इस टाइम पे एक्सरसाइज कर सकते हैं? कर सकते हैं, जैसे अपने को बॉडी वेट भी कम करना पड़ेगा? लेट के कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, जीरो ग्रेविटी एक्सरसाइजेस हो सकती हैं। मतलब वापस हील कर सकता है। को सुधारना पड़ेगा जैसे। तो आपको समझ में आई है कि पानी की व्यवस्था ठीक किए बिना कि बाहर से खाना, अच्छा खाना बाहर से मंगा भी लिए, अब मोशन जाना है तो क्या करोगे? सारा ऑल्टरनेटिव बना ली हो और उस मोशन को जहां जाएगा उसको फ्लश कैसे करोगे? नहीं तो कदम कदम पे चाहिए। बताया था कि 50 के बाद लाइफ कैसी होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए? तो वो सब चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। 30 के बाद आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, 50 के बाद आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, सब चीजें करनी पड़ेंगी। जितना डैमेज हो गया वो तो हो गया, पर आगे तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो नहीं रहा, बाहर से खाना आ भी गया, खा भी लिए, पर अब उसको डिस्पोज करने का प्रॉब्लम आ रहा है। यही चीज, हाँ एक के बाद यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ही आपको लगा सिर्फ घुटने का दर्द है और आपने सिर्फ उससे जुड़ी मेडिसिन खानी शुरू कर दी, तो आपकी प्रॉब्लम वो जो है वो तत्कालिक कम दिखाई देगी, पर वो जो केमिकल शरीर में घूम रहा है वो तो शरीर को और नुकसान करने वाला है ना, बॉडी का वर्कलोड बढ़ा देगा कि कम कर देगा। एक तो वो घुटना संभालो, ऊपर से आपने जो दवाई दे रखी उसको संभालो, तो मैं क्या क्या करूं? यही प्रॉब्लम है, लोग जड़ पे इलाज नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं जड़ से करो इलाज। जड़ से कैसे होगा? जब तक जीवन शैली नहीं बदलोगे। अब वो जीवन शैली बदल नहीं चाहते क्योंकि वो आदत में आ चुका है। मैं बोलूंगा एक टाइम भोजन करो, हाँ मर जाएंगे, खाएंगे नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी? सर ये तो है, खाएंगे तो खाएंगे नहीं तो
हाँ, खाएंगे नहीं तो हैं, ताकत कहाँ से आएगी? तो फंसे रहो, तो वही माइंड गेम में चलते रहोगे। तो बुढ़ापे में लोग अपने प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा सीरियस लेने लग जाते हैं ना, क्योंकि उनको कुछ काम नहीं होता है। तो इसलिए इंसान को बुढ़ापे के लिए भी अपना काम ढूंढ के रखना चाहिए। इधर योगा टीचर बन जाओ। बुढ़ापे में भी। और ठीक बोल रहे हैं आप। इंसिक्योर हो जाता है और डरते रहते हाँ, हैं इसलिए बहुत हो जाता ज्यादा। है। आपको खुद में ही एक बीमारी कैसे है। तो कोई क्वेश्चन है आपका? कोई भी क्वेश्चन बॉडी फंक्शनिंग से जुड़ा हुआ कुछ भी पूछना चाहेंगे तो एक बार इन रिकॉर्डेड सेशंस को फिर से देख लीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई कैन आस्क इट अगेन। और एक बार जो बुक में लिखा हुआ है उसको भी पढ़ लीजिए अरे कौन से पेज नंबर में तो मिला ही नहीं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ। आप हिंदी बुक है, इंग्लिश बुक है? इंग्लिश बुक देख रहे हैं आप? नहीं वो तो नहीं है, पर मैंने जो आपको लिस्ट दिया हुआ है उसमें है, इसलिए मैंने अलग से शेयर किया हुआ है आपको। 41 पे है आपको, तो आप पढ़ के आप अपने नोट्स बना लीजिए। ठीक है, अभी आपको टास्क दे रहा हूँ, अभी तक तो सिर्फ पढ़ रहे हो, लिख कुछ नहीं रहे हो। बिना लिखे दिमाग में जाएगा नहीं, क्योंकि जब तक पेपर पेन हाथ और मस्तिष्क में कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा कुछ भी दिमाग में नहीं जाएगा। रिपीटिशन मेक्स मेमोरी। तो आपने अभी तक जितना पढ़ाया है मैंने उस पर आप नोट्स बनाएं और नोट्स बना करके मुझे दिखाएं। भले आप थोड़ा थोड़ा बनाएं, थोड़ा थोड़ा बना करके उसमें लिखें। लिखें तो ज़्यादा बेटर मेमोरी रहेगी आपकी। ठीक है, सर वो लिंक आईफोन में ओपन नहीं होंगे क्या, मतलब हाँ उसमें सफारी पे आईफोन पे नहीं होगी, पर आप गूगल क्रोम पे खोलेंगे तो खुल जाएगा। गूगल को आईफोन में सफारी में मत खोलिए, गूगल क्रोम में खोलिए तो उसमें हो जाएगा। ट्राई करेंगे उसमें सफारी लॉगिन हमने कुछ कारणों से रोक के रखा हुआ है। गूगल क्रोम पे खोल लीजिए। ठीक, so no questions, so that completes the chapter anatomy and physiology of the body. You may still have questions, तो जब हम पढ़ेंगे बीमारियों के बीच में तो फिर और जो उसमें विस्तार में जानना है हम जान सकते हैं। तो we'll end up today's session. Thank you.